Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of May 2026. तो गाइज आज है तारीख 8 मई 2026 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहां पर 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर ऑन अ डेली बेसिस इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है अल्जीरिया को कहां पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। देखते हैं आज हमारे पास में क्या क्या चीज़ें काम की हैं। आज डायरेक्टली द हिंदू न्यूज़पेपर में देखोगे दोस्तों तो सबसे ज़्यादा काम का है हमारा एडिटोरियल सेक्शन। इवन एडिटोरियल के अंदर भी जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल होने वाला है वो ये वाला है, शुड द एबॉर्शन लॉ बी अमेंडेड फॉर माइनर रेप विक्टिम्स। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एबॉर्शन लॉज के बारे में। भारत में जो गर्भपात को लेकर जो कानून है, क्या हमें माइनर रेप विक्टिम्स के लिए उस कानून के अंदर में बदलाव करना चाहिए, जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया जा रहा है। फिर उसके बाद दूसरा एडिटोरियल है ये, जो थोड़ा सा काम का हो सकता है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे डिस्कशन हो रहा है ओपननेस नॉट द आइसोलेशन इज द बेड रॉक ऑफ वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया कह रहा हूँ, वेस्टर्न रीजन की हम बात कर रहे हैं। शायद हम लोगों ने थंबनेल में वेस्ट एशिया मेंशन कर दिया है, उसको करेक्ट कर देंगे, वेस्टर्न रीजन की बात कर रहे हैं। देखो हो क्या रहा है कि जो वेस्टर्न रीजन है आज के समय पर, हम बात कर रहे हैं यूएसए की, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ की, तो ये लोग ओपननेस के ऊपर में कम फोकस कर रहे हैं, आइसोलेशन के ऊपर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब देखो होगा क्या, जितना ज़्यादा अपने आप को वो आइसोलेट करेंगे उतने ज़्यादा कम इनोवेशंस होंगे, और जितने कम इनोवेशंस होंगे उतने नए कम सोल्यूशंस यहाँ पर दुनिया को मिलेंगे अलग अलग प्रॉब्लम्स के। तो वो एक एक करके वो भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक एडिटोरियल है जो बहुत ही ज़्यादा काम का है, जिसमें डिस्कशन हो रहा है बिल्डिंग हैज़र्ड्स के बारे में, कि भाई भारत को बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ को अपनाने की ज़रूरत है, कुछ रिफॉर्म्स को करने की ज़रूरत है अगर हमें हैज़र्ड्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो। क्योंकि रिसेंट आपने केस देखा, दिल्ली के अंदर में लगभग 6 लोगों की जान चली गई, और उसके बाद में बहुत सारे लोग और भी इंजर्ड हुए जो आग लगी थी उसकी वजह से। तो वो समझाया गया है कि भाई बिल्डिंग्स के अंदर में जो आग लग रही है उसके पीछे का अल्टीमेट रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है, और उसके साथ साथ यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए अल्टीमेटली, वो भी इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो वे फॉरवर्ड के साथ में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ में, क्योंकि पहला ही आर्टिकल हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम का है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एबॉर्शन लॉज के बारे में। तो इस पूरे इशू का जो मेन बैकग्राउंड है, जब इसको अच्छे से देखा जाएगा तो मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये डिस्कशन बात कर रहा है कि भारत के अंदर में जो गर्भपात को लेकर जितने भी कानून हैं, क्या हमें उन्हें चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए। लेकिन किन के लिए बदलना चाहिए, क्या स्पेशली फॉर माइनर रेप विक्टिम्स के लिए तो बदलाव होना ही चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। कारण क्योंकि बहुत सारे माइनर रेप विक्टिम ऐसे हैं जो लेट प्रेगनेंसीज को फेस कर रहे होते हैं, जिनको इसके बारे में पहले नहीं पता होता है, या सेक्सुअल एजॉल्ट को जो इसने सर्वाइव किया है, या फिर कोई पर्सन जो ऑलरेडी मेंटल, सोशल या मेडिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो विक्टिम्स हैं, स्पेशली इन पीड़ितों के लिए क्या हम इन लॉज के अंदर में बदलाव कर सकते हैं। अगर बदलाव कर सकते हैं तो वो किस प्रकार से होना चाहिए, और इन लोगों के लिए ही लॉज में क्यों बदलाव होना चाहिए, वो भी इस आर्टिकल में आगे डिस्कस किया जा रहा है। तो ये डिबेट यहाँ पर किस चीज़ को लेकर बात कर रहा है, इतना हमको समझ में आया कि एबॉर्शन की टाइम लिमिट को लेकर बात हो रही है। या फिर आप देखोगे आज बहुत सारे सेक्शन में जो एबॉर्शन है भारत के अंदर में, वो उसको क्रिमिनलाइज किया गया है, वो एक प्रकार से अपराध है। तो यहाँ पर एक प्रेग्नेंट पर्सन के राइट्स कौन से होते हैं, उनको कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कौन से ऑर्डर्स के अंदर में कौन से अधिकार उनको दिए हैं, या सेफ एबॉर्शन सर्विसेज के लिए क्या क्या चीज़ें भारत के अंदर में इंप्लीमेंट होनी चाहिए, वो इस आर्टिकल में मेंशन है। चलिए पहले हम आज की स्थिति को समझते हैं कि करंट समय पर इंडिया के अंदर में जो एबॉर्शन लॉज हैं वो क्या है और कहाँ पर स्टैंड करते हैं। देखो पहले एबॉर्शन, जैसे हम लोग इंडिया में जब गर्भपात की बात कर रहे हैं तो एक तरीके से इसको क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर में रखा गया है, इसको क्रिमिनलाइज किया जा चुका है। तो पहले आईपीसी के अंदर में इसको लेकर सजा हुआ करती थी। अब क्या है दोस्तों, आपको पता है आईपीसी को रिप्लेस कर दिया है बीएनएस ने, भारतीय न्याय संहिता। तो पहले एडॉप्शन कह रहा हूँ, एबॉर्शन से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हुआ करते थे वो सब आईपीसी के अंडर में ट्रीट किया जाते थे। बट अब यहाँ पर उतने सारे ऑफेंसेस को भारतीय न्याय संहिता में कवर कर दिया गया है। इवन भारतीय न्याय संहिता के अंदर भी सेक्शन नंबर 88 से लेकर सेक्शन नंबर 94, ये याद रखिएगा, अंडर सेक्शन 88 टू सेक्शन 94 ऑफ बीएनएस, इसमें एबॉर्शन को जनरली ट्रीट किया जाता है एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, एक अपराध माना जाता है अगर जब तक उसको कानून इजाजत ना दे दे।
क्योंकि एबॉर्शन है कुछ सेक्शन में, लेकिन उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर एक्ट को, प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, जिसमें आप एमटीपी एक्ट की बात कर रहे होते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। हालांकि इस वाले कानून में भी 2021 में बदलाव हुआ था, तो अभी दोनों के बीच का डिफरेंस भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। लेकिन अभी सुनो, आपको ये पता होना चाहिए कि एबॉर्शन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, या जब एबॉर्शन को हम एज अ क्रिमिनल ऑफेंस देख रहे हैं तो कौन से लॉ के अंडर में देख रहे हैं? बीएनएस के अंडर में देख रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता के अंदर में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो महिलाएं हैं वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है, वो अपनी प्रेगनेंसी को यहाँ पर खत्म करवा सकती है, यानी कि एबॉर्शन की बात हो रही है तो एबॉर्शन को वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर उसको परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर कंडीशंस फुलफिल ना हो या लॉ के हिसाब से यहाँ पर ये सब कुछ ना हो रहा हो, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को पनिशमेंट भी मिल सकती है। इवन डॉक्टर्स कैन ऑल्सो बी पनिश्ड, डॉक्टर्स को भी यहाँ पर पनिशमेंट मिल सकती है अगर ये एबॉर्शन इलीगल तरीके से हो रहा है या फिर नियम एंड प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इंडिया में करंट समय पे की सिचुएशन की। तो एक सिचुएशन आपको पता चला कि आज के समय पर हम एबॉर्शन को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। सेकंड दोस्तों, यहाँ पर सिचुएशन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। 1971 में ये कानून लेकर आया जाता है। इस कानून का जो मेन फीचर है वो क्या है? यहाँ पर एबॉर्शन अलाउ किया गया है अप टू द 20 वीक्स अंडर नॉर्मल कंडीशन। भाई अगर 20 सप्ताह तक यहाँ पर एक प्रेगनेंसी का स्टेज चल चुका है 20 वीक्स तक, तो 20 वीक्स तक नॉर्मल कंडीशन में अबॉर्शन करवा सकती हैं। ठीक है, ये मैरिड वेमेन के ऊपर में अप्लाई हुआ करता था जब ये 1970 के अंदर में 1971 में जब ये एक्ट इंप्लीमेंट किया गया था। तो याद रखना दोस्तों, जो ये एबॉर्शन है ये 20 वीक्स तक तो अलाउ किया गया है अंडर नॉर्मल कंडीशन, लेकिन 24 वीक्स यानी 24 सप्ताह तक भी अलाउ किया जाता है, लेकिन कुछ एक्सट्रीम कैटेगरीज के अंदर में। और वो एक्सट्रीम कैटेगरीज कौन है? किसी के साथ में रेप हुआ है, रेप सर्वाइवर है, देर से पता चल रहा है कि यहाँ पर वो विक्टिम प्रेगनेंसी की स्टेज में पहुंच चुका है, या कोई माइनर है, ठीक है, या कोई डिफरेंटली एबल्ड वेमेन है। अगर ये लेट प्रेगनेंसी की कैटेगरी में चली जाती है, मतलब लेट प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, तो 24 सप्ताह के बाद भी एबॉर्शन करवाया जा सकता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस के अंदर में जो लिमिट है वो है अप टू 20 वीक्स, कि नॉर्मल कंडीशन में 20 सप्ताह के बाद एबॉर्शन नहीं होगा, 20 सप्ताह से पहले पहले हो जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया, ये 3 कंडीशन है, रेप सर्वाइवर, माइनर एंड डिफरेंटली एबल्ड वेमेन। तो इनके लिए 24 वीक्स को रखा गया है कि भाई ये 24 सप्ताह तक यहाँ पर एबॉर्शन करवा सकते हैं। अच्छा, मतलब 2 कैटेगरी है, 20 और 24। क्या 24 सप्ताह के बाद कोई एबॉर्शन नहीं करवा सकता? नहीं, 24 सप्ताह के बाद एबॉर्शन नहीं करवा सकते, लेकिन एक केस है यहाँ पर, एक एक्सेप्शन है, वो है सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज, यानी कि जो बच्चा एक मदर के वॉम में धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है, अगर उस फीटल के अंदर में कुछ एबनॉर्मेलिटीज हैं, कुछ कमियां हैं, ठीक है, कुछ एक्सट्रीम लेवल की एबनॉर्मेलिटीज हैं और मदर की लाइफ को भी यहाँ पर खतरा है, तो उस कंडीशन के अंदर में दोस्तों 24 सप्ताह के बाद में, याद रखिएगा, एबॉर्शन करवाया जा सकता है। लेकिन ये 2 स्पेशल कंडीशंस हैं जब यहाँ पर 24 वीक्स के बाद की बात होगी। अब दोनों के बीच के एक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बताया कि भाई एमटीपी एक्ट 1971 ये केवल अप्लाई होता है मैरिड वेमेन के ऊपर में, और एमटीपी एक्ट 2021 जो है ये अनमैरिड वेमेन को भी कवर करता है। इसमें टाइम पीरियड की बात करेंगे तो एमटीपी एक्ट 1971 के अंदर में 20 वीक्स इसका एक ऑल लिमिट रखा गया था फॉर द नॉर्मल एबॉर्शन, लेकिन 24 वीक्स तक जा सकता है अगर कोई रेप सर्वाइवर है, या 24 वीक्स के बियॉन्ड भी जा सकता है अगर कोई फीटल में एबनॉर्मेलिटी है तो। लेकिन ये अबॉर्शन करवाने के लिए भी कुछ डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ज़रूरत होती है, और अगर ये नियम तोड़ दिए जाते हैं तो इसके ऊपर में फाइन भी है, याद रखिएगा। ये कुछ हो गई इंपॉर्टेंट डिटेल। आई होप आपको ये एमटीपी एक्ट समझ में आ चुका है, एंड अबॉर्शन को लेकर आज देश में जो कंडीशंस है वो समझ में आ चुकी हैं। अब बात आती है इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। भाई सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 2022 का, ज़रा उसको सुनना। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में क्लियरली मेंशन कर दिया कि भाई रिप्रोडक्टिव चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट। भाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 को एबॉर्शन के साथ में लिंक कर दिया कि भाई ये बोला कि जो आर्टिकल 21 है और रिप्रोडक्टिव चॉइस है, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्रेग्नेंट महिला है अल्टीमेटली जब बच्चा जन्म लेगा तो पालना उसी ने है, तो रिप्रोडक्टिव चॉइस जो है वो एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, उसका खुद का अधिकार होना चाहिए। वो डिसाइड करेगी कि यहाँ पे उसको वो जो बच्चा है वो चाहिए या नहीं चाहिए। और कोर्ट ने यहाँ पर इस एबॉर्शन राइट्स को लिंक कर दिया आर्टिकल 21 के साथ, राइट टू डिग्निटी के साथ, प्राइवेसी के साथ एंड बॉडीली ऑटोनॉमी के साथ में। फिर क्वेश्चन आता है अनमैरिड वेमेन को लेकर। इसमें अनमैरिड वेमेन को भी कवर किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। जो पहले बेनिफिट्स मिल रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया एमटीपी एक्ट 1971, उसमें केवल और केवल मैरिड वेमेन को मिल रहे थे, लेकिन अभी
जब ये अमेंडमेंट होता है 2021 के अंदर में, तो अनमैरिड वेमेन को भी कवर किया गया है कि अनमैरिड वेमेन ऑल्सो हैव इक्वल अबॉर्शन राइट्स। फिर दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट इसमें ऐड करता है वो है ट्रांसजेंडर पर्संस। तो मैरिड अनमैरिड के अलावा इसमें ट्रांसजेंडर एंड अदर प्रेग्नेंट पर्संस को भी इंक्लूड करा गया है कि अगर वो एबॉर्शन सर्विसेज चाहते हैं तो वो भी एबॉर्शन सर्विसेज की मांग कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ बताने के बाद में लास्ट में बोला कि ये सब कुछ है भाई डिसीजन ऑटोनॉमी। भाई ये डिसीजन उसी के ऊपर में है जो प्रेग्नेंट है, उन्हें प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है या टर्मिनेट करवानी है, वो डिसीजन उनके ऊपर में होना चाहिए। ये किसी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होना चाहिए या डॉक्टर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए कि केवल डॉक्टर अकेले ही डिसाइड करेगा। समझ रहे हैं? तो उनकी सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी हम डिसीजनल ऑटोनॉमी जैसी चीजों को एक बढ़ावा दे रहे होंगे। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हाई आर मैनी प्रेग्नेंट पर्सन अप्रोचिंग कोर्ट्स। आज के समय पर बहुत सारे जो प्रेगनेंसी के केस हैं दोस्तों वो कोर्ट चले जा रहे हैं। कारण क्या? अभी रिसेंटली भी यहां पर एक केस गया था, वो 24 वीक्स के बियॉन्ड हो चुकी थी सिचुएशन। समझ रहे हैं? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां पर यह है कि बहुत सारी महिलाएं कोर्ट की परमिशन मांगती हैं। ठीक है, कोर्ट क्यों जाती हैं? क्योंकि यहां पर प्रेगनेंसी के एक स्टेज क्रॉस हो चुकी है, यानी 20 सप्ताह क्रॉस हो चुका है या 24 सप्ताह क्रॉस हो चुका है, तो लीगल टाइम लिमिट क्रॉस हो चुकी है। तो उसके बाद यहां पर वो कोर्ट जाती हैं, कोर्ट में डिमांड करती हैं कि भाई होगा जिसकी वजह से यहां पर वो चाहे तो क्या अब भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती हैं या नहीं करवा सकती हैं, इस वजह से। ठीक है, यानी कि उन केसेस में महिलाएं उन केसेस में कोर्ट जा रही हैं जहां पे हॉस्पिटल एबॉर्शन को मना कर देता है, क्योंकि डॉक्टर भी डर रहे होते हैं कि भाई मेरे ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगा, क्योंकि एक्ट में क्लियरली बोल रखा है कि भाई अगर ऐसा कुछ केस है तो डॉक्टर को भी पेनलाइज किया जाएगा। फिर क्वेश्चन है लैक ऑफ क्लैरिटी इन लॉ के बारे में कुछ ज्यादा क्लैरिटी इवन डॉक्टर्स के पास में भी नहीं है, तो कई बार वो सीधा सीधा एबॉर्शन को मना कर देते हैं। भले यहाँ पर टाइम पीरियड बियॉन्ड भी हो तब भी कई बार मना कर दिया जाता है, लेकिन फिर वो केस जाता है सीधा कोर्ट में। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, केस वो प्रेगनेंसी का कोर्ट में जा रहा है प्रेगनेंसी को मतलब टर्मिनेट करवाने के लिए, तो दोस्तों यहां पर हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कमियां हैं, वो आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है। और वो कमियां क्या हैं? सबसे पहली कमी है दोस्तों रिजिड टाइम लिमिट। तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा, करंट रूल क्या कहता है? जनरली जो एबॉर्शन अलाउ किया जाता है वो टिल 24 वीक्स किया जाता है, लेकिन बहुत सारी जो रेप सर्वाइवर्स हैं या माइनर्स हैं जिनकी प्रेगनेंसी लेट हो रही है, सोसाइटी से थोड़ा सा डर था, इस वजह से कोई एक्शन नहीं लिया गया, फैमिली से डर था, सोसाइटी से डर था, अवेयरनेस नहीं थी, इस लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी, तो समय ज़्यादा निकल जाता है। तो वो 24 सप्ताह बाद यहां पर वो लोग फिर कोर्ट अप्रोच करते हैं, कोर्ट पहुंचते हैं। अब जैसे जब कोर्ट भी पहुंचे तो माइनर रेप विक्टिम्स की कुछ अलग ही ग्राउंड रियलिटी चल रही है। जो माइनर जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनके साथ में अगर ऐसी दुर्घटना हो रही है और वो लेट आ रहे हैं, कोर्ट के अंदर में जा रहे हैं, रीजन पहली बात रेप के बाद उसकी एज देखो, वो ट्रॉमा में है इंसान, सोसाइटी का एक बहुत बड़ा डर, मोबिलिटी का रिस्ट्रिक्शन, अवेयरनेस ना होना, और उसके बाद में प्रेगनेंसी का डिलेड डिटेक्शन। तो एक्सपर्ट्स यहां पर इसको बोलते भी हैं कि भाई ये जो रिजिड जेस्टेशनल लिमिट है कि ठीक है ये सब चीजें हो सकती हैं किसी के साथ में भी, पहली बात वो इंसान इतनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजरा है, रेप सर्वाइवर है, जिंदगी में बहुत कुछ यहां पर वो इंसान झेल रहा है, सोसाइटी के साइड से यहां पर ढेर सारा डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, तमाम और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस केस के अंदर में एक जेस्टेशनल लिमिट के अंदर में रिजिडिटी होना कि भाई यहां पर आपके पास में इतना ही टाइम पीरियड है, इसके बाद आप एबॉर्शन नहीं करवाओगे, तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भाई ये गलत है, ये अनफेयर है। स्पेशली यहां पर चलो दूसरे केस नहीं, लेकिन जो माइनर हैं या जो रेप सर्वाइवर्स हैं स्पेशली, उनके लिए यहां पर ये लिमिट अनफेयर है। नॉर्मल कंडीशन में तो कोई बात नहीं, लेकिन माइनर या रेप सर्वाइविंग वाली कैटेगरी में अगर लिमिट क्रॉस हो रही है तो हमें कहीं ना कहीं हर एक ऑप्शन खोजने चाहिए कि क्या इस एबॉर्शन को करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, नहीं तो फिर अगर ये सब इजाजत नहीं मिलेंगी, लेट हो चुका है बहुत, कोर्ट से भी इजाजत नहीं मिल पा रही है, तो इंसान फिर अनसेफ एबॉर्शन की तरफ बढ़ता है। ठीक है, अब जब ये लीगल अबॉर्शन डिफिकल्ट हो जाएगा इंसान के लिए, मतलब कानून के जरिए यहां पर वो अबॉर्शन नहीं ले पा रहा, तो फिर वो जो वेमेन है वो अनसेफ प्रोवाइडर्स के पास जाएंगी। इससे यहां पर उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, हेल्थ रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि फिर कुछ दूसरे और मेडिकेशन वगैरह के प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू महिलाएं गुजरेंगी, तो मैटरनल डेथ होने के चांसेस ज़्यादा है, उस महिला की जान जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो अब क्वेश्चन है दोस्तों एमटीपी एक्ट के मेन ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? एमटीपी एक्ट को इसलिए तो लाया गया था, देखो एमटीपी एक्ट को क्यों लेकर आया गया था कि टाइम टू टाइम अगर कोई एबॉर्शन करवाना चाहता है तो उसकी टाइम पीरियड के दायरे में करवा ले, जिससे भविष्य में कोई रिस्क ना क्रिएट हो, है ना। उस जिसने यहाँ पर बच्चे को पाला है उस मदर की यहाँ पर जान ना जाए, या रेप सर्वाइवर है स्पेशली यहाँ पर उनकी हेल्थ रिस्क में ना हो, माइनर की हेल्थ रिस्क में ना हो।
तो एमटीपी एक्ट को इसलिए लाया गया था ताकि जितने भी अनसेफ तरीके से एबॉर्शन हो रहे हैं देश में उनको खत्म किया जा सके, मैटरनल मोर्टिलिटी को रिड्यूस किया जा सके। लेकिन हो क्या रहा है, एमटीपी एक्ट में टाइम लिमिटेशन की वजह से अगेन जब वो दूसरा तरीका अपनाते हैं, अनसेफ प्रोवाइडर्स की तरफ जाते हैं, तब अगेन फिर से वही सिचुएशन है ना, मैटरनल डेथ का खतरा है, हेल्थ रिस्क का खतरा है, वही आर्टिकल में मेंशन किया गया। अब ये जो लिव है, ये जो पूरा लॉ, ये कानून आपको देखने को मिलेगा, ये कानून एक मेजर डिसीजन मेकिंग पावर देता है किसको, डॉक्टर्स को या मेडिकल बोर्ड को। यहां पे डॉक्टर या मेडिकल बोर्ड दोनों मिलकर बड़े लेवल पर डिसाइड करते हैं कि ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने लायक है या नहीं है। इससे क्या होता है, कई बार आर्बिट्रेरी रेफ्यूजल हो जाता है, जानबूझ के मना कर दिया जाता है, डिलेज हो जाते हैं, या पर्सनल मोरल जजमेंट भी बहुत सारा कह सकते हैं एक डिसरप्शन क्रिएट करता है। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर सेंट्रिक अप्रोच ज़्यादा है कि डॉक्टर्स यहाँ पर पहले रहेंगे, डॉक्टर्स यहाँ पर डिसीजन ले रहे होंगे कि एबॉर्शन करवाना है या नहीं करवाना। फिर उसके बाद में डॉक्टर्स को एक तरीके से डर भी रहता है पुलिस एक्शन का, बाद में लीगल प्रोसिक्यूशन का, या लॉज के रिगार्डिंग काफ़ी बार कन्फ्यूजन रहती है। तो कई बार बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं ना, ये लेट टर्म वाला जो एबॉर्शन है, जो लेट हो रहा है स्पेशली, उसको वो अवॉइड ही कर देते हैं। तो यही एक डिबेट है कि भाई जब ऐसी सिचुएशन बन रही है तो क्या हम टाइम लिमिट को चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो टाइम लिमिट में बदलाव किया जा सकता है ना। तो इसको लेकर फेवर में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब फेवर में दोस्तों आर्ग्यूमेंट्स क्या है, मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला आर्ग्यूमेंट, हर एक प्रेगनेंसी का केस डिफरेंट है, और जो टाइम लिमिट्स है दोस्तों, ये टाइम लिमिट हर एक सिचुएशन को इग्नोर कर देता है। जैसे मेडिकल रियलिटीज, मेंटल हेल्थ, ये सब डिफरेंट है। जैसे मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि अगर कुछ केस मान लो ऐसे आ रहे हैं जिसमें एबॉर्शन की टाइम लिमिट निकल चुकी है, मान लो 24 सप्ताह निकल चुका है, लेकिन एबॉर्शन करना फिर भी सेफ है, मतलब तब भी बाद में भी एबॉर्शन करा जाए तो सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डॉक्टर ये कह रहा है कि टर्मिनेशन सेफ है, लेकिन आपको लॉ ने रोक दिया कि आप 24 सप्ताह के बाद ये एबॉर्शन नहीं करवा सकते। तो प्रॉब्लम यह है। तो इसी चीज को यहां पर मेंशन किया गया है। फेवर में आर्गुमेंट इसलिए बोले जा रहे हैं कि भाई जब अगर मेडिकली सेफ है, कुछ केसेस में जब मेडिकली सेफ होता है तो डिनाई क्यों किया जाए। अगर डॉक्टर कह रहा है टर्मिनेशन सेफ है, भाई लिमिट के बाद भी, जो टाइम पीरियड आपने बनाया उसके बाद भी अगर एबॉर्शन सेफ है तो उसको करवा देना चाहिए, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वीक्स जो आपने टाइम लिमिटेशन बनाया है। फिर दूसरी चीज आती है दोस्तों, राइट ओवर्स वन बॉडी। वेमेन के पास में अपनी खुद की रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो बच्चा जन्म लेगा पालना उन्हीं ने है। फिर बात आती है रिड्यूस अनसेफ एबॉर्शन। देखो अगर लीगल एक्सेस बहुत इजी हो जाएगा, यानी कि ये लॉज थोड़े से इजी हो जाएंगे, इतना ज़्यादा चैलेंज क्रिएट नहीं करेंगे, तो मेडिकल प्रोसीजर्स काफ़ी सेफ रहेंगे, मैटरनल डेथ कम होंगी। अदरवाइज इन प्रोसीजर्स की वजह से या टाइम लिमिटेशंस की वजह से जो महिलाएं हैं वो कई बार दूसरा तरीका जो अनसेफ प्रोवाइडर्स हैं उनके पास में जाने की कोशिश करती हैं, जिससे अगेन उनकी हेल्थ रिस्क में आनी शुरू हो जाती है। फिर क्वेश्चन है दोस्तों अबाउट द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट कंप्लीट रिमूवल, कि भाई कंप्लीट रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि कई बार क्या होगा, इसका मिसयूज होना शुरू हो जाएगा, या जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कई बार मतलब बहुत गहरे भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, लेट एबॉर्शन की वजह से तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो हमें थोड़े से प्रिकॉशंस भी लेने होंगे, ठीक है। अगर बिल्कुल अगर इजाज़त मिल रही है, सब कुछ सेफ है, तो उसको अलाउ कर दो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर मेडिकल प्रिकॉशंस है तो मेडिकल प्रिकॉशंस को भी यहाँ पर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर पता है एक और दूसरी चीज़ क्या आती है कि ये जो अबॉर्शन लॉज हैं, क्या हमें इसको क्रिमिनल लॉ के साथ में लिंक रहना चाहिए, मतलब कि एबॉर्शन एक अपराध है, क्या एबॉर्शन लॉ को हम क्रिमिनल लॉ से डीलिंक नहीं कर सकते, इसको अलग नहीं कर सकते, क्वेश्चन यह है। क्योंकि करंट सिचुएशन क्या है कि एबॉर्शन स्टिल बेसिकली क्रिमिनल लॉ के अंडर में ही आता है, कुछ एक्सेप्शन के साथ में, कि हाँ भाई आपके पास में ये एक्सेप्शंस हैं, अगर ये एक्सेप्शन हैं तो यहाँ पर एबॉर्शन करवा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर एबॉर्शन करवाया तो वो एक क्रिमिनल लॉ, एक क्राइम है, एक अपराध है। तो एक्सपर्ट्स की यहाँ पर डिमांड है कि भाई इसको जो क्रिमिनल लॉ या क्रिमिनल फ्रेमवर्क है, इससे बाहर निकाल के आप इसको राइट बेस्ड हेल्थ केयर फ्रेमवर्क के अंदर में शामिल कर सकते हैं। इसका मतलब एबॉर्शन को आप एज अ हेल्थ केयर ट्रीट करो, एक अपराध की तरह ट्रीट करना जरूरी नहीं है। फिर वही चीज यहां पर आप देखोगे दोस्तों, एक केस आता है पोक्सो एक्ट के साथ में, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। आपको पता है, मैंने कई बार पोक्सो के बारे में पढ़ा रखा है, बच्चों को बचाने का काम करता है फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, ये पर्टिकुलर एक्ट। अब इस पोक्सो के अंदर में मान लो किसी के साथ में कोई इस प्रकार का अपराध होता है, तो सबसे पहले किसी के साथ में, किसी बच्चे के साथ में सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो पहले उसको रिपोर्ट करना होगा, कहां पर, पुलिस के पास में। तो प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट हो जाती है। मान लो 16 साल की यहाँ पर एक बच्ची है, उसको एबॉर्शन करवाना है। अगर एबॉर्शन करवाना है तो डॉक्टर को सबसे पहले ये केस पुलिस को देना होगा,
फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि भाई यहाँ पर वो जो बच्ची है कई बार वो उस केस से डर जाती है, ठीक है। जो माइनर्स हैं वो हॉस्पिटल्स को कई बार यहाँ पे अवॉइड कर रहे होते हैं, है ना। अनसेफ एबॉर्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं कि भाई ये पुलिस वगैरह का चक्कर पड़ जाएगा, सोसाइटी में इस तरीके से डर रहता ही है ना। तो वो यहाँ पर वो लोग क्या कोशिश करते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि भाई एक अनसेफ तरीका ही अपना लिया जाए जिससे यहाँ पर एबॉर्शन करवा के मामले को ऐसे ही खत्म कर दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक सोल्यूशन भी दिया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, उसके अलावा पोक्सो एक्ट, दोनों को मिला दो, और जो माइनर्स हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो भी एबॉर्शन को एक्सेस कर सकते हैं। एंड उन जरूरी नहीं है कि उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जाए, बताया जाए कि भाई यहाँ पर ये उसकी पहचान है। बिना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करे ये माइनर को एबॉर्शन का एक्सेस दिया गया, लेकिन रियलिटी के अंदर में सब कुछ रिपोर्ट करना पड़ता है, पुलिस के पास में केस जाता है, इसलिए ये इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर बहुत कमजोर है। इस तरीके से हमने अभी तक इसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया, ये है प्रॉब्लम। तो वे फॉरवर्ड क्या है भाई, पहली बार टाइम लिमिट जो है इसको फ्लेक्सिबल बना दो, जरूरी नहीं है कि एक रिजिड टाइम लिमिट होना चाहिए। हेल्थ को देखते हुए यहाँ पर इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। बेटर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, ट्रेंड डॉक्टर्स, इक्विप्ड हॉस्पिटल्स, ये सब होना ज़रूरी है। उसके अलावा इस एबॉर्शन को हेल्थ केयर इशू की तरह ट्रीट करो, नॉट अ क्रिमिनल इशू। उसके अलावा क्लियर गाइडलाइंस डॉक्टर के लिए भी होना चाहिए कि भाई जिससे कि डॉक्टर्स के अंदर में जो ये डर है इस तरीके से वो खत्म हो जाए। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर एबॉर्शन जनरली सेफ है, तो वहाँ पर डॉक्टर्स अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। फिर अवेयरनेस कैंपेन्स को लाने की ज़रूरत है। जो महिलाएं हैं उनको लीगल राइट्स पता होने चाहिए, सेफ एबॉर्शन सर्विसेज क्या है वो पता होना चाहिए। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड हैं जो इस आर्टिकल में मेंशन करे गए हैं। तो एक टॉपिक था, बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर में, अच्छे से पढ़ना ज़रूरी था। हर एक बात मैंने आप लोग को यहाँ पर समझा दी है इस आर्टिकल की। भी इसको रिवाइज कर सकते हैं इन रिवीजन पॉइंटर्स के माध्यम से कि भाई इंडिया में एबॉर्शन लॉज एग्जैक्टली क्या है, एमटीपी एक्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मेजर इश्यूज, पोक्सो वर्सेस एमटीपी कॉन्फ्लिक्ट, एंड क्या क्या रिफॉर्म्स की डिमांड हो रही है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जब मैं मेंस की बात कर रहा हूँ तो इसी आर्टिकल के बेसिस पे मैं आप लोग को एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज़ इस प्रश्न को अटेम्प्ट करो। इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, पता चलेगा। कमेंट सेक्शन में नहीं, अपना आराम से एक आंसर लिखना, उसके बाद में फोटो क्लिक करके कहाँ पे सेंड करना है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये देखो मेंस का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई भारत के अंदर में जो एबॉर्शन फ्रेमवर्क है, एक सेकेंड, इंडिया के अंदर में जो एबॉर्शन फ्रेमवर्क है वो कंटिन्यू कर रहा है टू बैलेंस बिटवीन क्रिमिनल रेगुलेशन एंड रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। यहाँ पर क्रिमिनल रेगुलेशन प्लस रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, इन दोनों के बीच में अटक जाते हैं हमारे यहाँ पर एबॉर्शन के नियम। तो डिस्कस करना है कि इंडिया के अंदर एबॉर्शन लॉज में क्या क्या चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं स्पेशली फॉर द माइनर रेप विक्टिम्स, एंड इसमें क्या सुधार हो सकता है, रिफॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो यहाँ पर आप लोगों ने समझाना है। ठीक है, बहुत ईजी है, सभी कुछ आप लोगों को पढ़ा रखा है, अभी जस्ट पढ़ाया है, तो एक अच्छा सा आंसर आप लिख सकते हैं। बढ़िया सा आंसर लिखना है। इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिख सकते हैं, आपके सामने डिटेल प्रोवाइड करवाई गई है। वीडियो को पॉज करो और अच्छे से यहाँ पर इसको पढ़ लो। एक पॉज यहाँ पर करो, एक पॉज यहाँ पे करो। अब अच्छे से पढ़ने के बाद में अपना अच्छा सा आंसर लिखो, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 77,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हीं पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग देख पा रहे हो, मतलब ऐसे नहीं होते और अच्छे जनरेट करके दिए जाते हैं जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप बढ़िया तरीके से करवा सकें। बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट रहता है, प्रिंट आउट करवाने वाला फ्रेंडली पीडीएफ आपको मिलता है। ठीक है, आप देखो जैसे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, उसके अलावा यहाँ पर उसकी सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, छोटे छोटे नोट्स, ये सब जनरेट करके दिया जाता है इस ग्रुप के अंदर में। ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे आते हैं उसके बाद में अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल ये भी बेसिकली आज का हमारा एडिटोरियल है। अब एडिटोरियल आज लंबे लंबे हैं लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से समझ में आने चाहिए। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएँ तो उसके बाद में कोई ज़रूरत ही नहीं। तो आर्टिकल कहता है ओपननेस नॉट द आइसोलेशन इज द बेडरॉक ऑफ द वेस्ट। ठीक है, मैटर क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये आर्टिकल यहाँ पर कहना चाहता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं अमेरिका की बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो टोटल ताकत है, जो इनकी स्ट्रेंथ है,
ये ओपननेस से आती है। ये अपने देश को ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने ओपन किया है, नए नए इनोवेशंस के प्रति लोग जा रहे हैं, लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है। वेस्ट अकेला इतना नहीं कर पाता जितना कंट्रीब्यूशन बाहर के लोगों ने दिया। इवन इंडियंस आप देख पाओगे कितना कंट्रीब्यूट दे रहे हैं यूएसए के अंदर में। नासा की बात कर लें तो नासा के अंदर में देख पाओगे इंडियंस का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हमको नजर आता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो स्ट्रेंथ है वो ओपननेस से आती है, नॉट दी कल्चरल आइसोलेशन। तो ये कल्चरल आइसोलेशन की बात आ कहाँ से रही है? क्योंकि आज के समय पर ये कल्चरल आइसोलेशन का डिस्कशन हो रहा है। देखो ऑथर यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई आज ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है वो बदल चुकी है। सिविलाइजेशनल आइडेंटिटीज, कल्चरल डिवीजन, वेस्ट वर्सेस अदर, इस प्रकार की थिंकिंग चल रही है। इवन वेस्ट यहाँ पर इस चीज को कोट कर रहा है कि भाई वेस्ट वर्सेस ईस्ट, वेस्ट वर्सेस दिस ग्रुप, है ना। तो वो वेस्ट को एक ग्रुप मान के चल रहे हैं। अब अपना जो इन्होंने ओपननेस था, ओपननेस वाला जो पूरा मेथड है वो पूरा खत्म सा हो चुका है। क्योंकि आर्टिकल यहां पर यह कहता है कि जिस तरीके की आज की सोच हो चुकी है वो सोच बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। वेस्ट वर्सेस अदर्स कर रहे हैं हम लोग, जबकि हम लोग यहां पर फोकस कर सकते थे नए नए इनोवेशन पर, कि कैसे यहां पर वेस्ट दूसरे कंट्रीज के साथ में मिलकर या दुनिया के साथ में मिलकर इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम कर सकता है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस पे काम कर सकता है, जबकि वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है उसके बावजूद भी। तो जो ओपन इंस्टीट्यूशंस है ये जनरली बेटर ऑप्शन है, जहां पे दुनिया भर के कंट्रीज आपस में मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। इमिग्रेशन पे हम बात कर सकते हैं, अडेप्टेबिलिटी के ऊपर में यहां पर बात होती है। लेकिन ये जो डिबेट है दोस्तों, यहां पर ये डिबेट क्यों हो रही है आज के समय पर? रीजन यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खुद इस टर्म को ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहा है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन टर्म का यूज कर रहा है। उसके अलावा अभी एग्जांपल्स मैं आपको दूं, रिसेंटली यूएस स्टेट ऑफ सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने ये वर्ड यूज किया, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यहां पर यूज कर रहे हैं इस वर्ड को। वेस्टर्न आइडेंटिटी, वेस्टर्न पहचान, वेस्टर्न ग्रुप, इस तरीके के यहाँ पर जो टर्म्स है वो आज के समय पर चल रहे हैं कि भाई वेस्टर्न ग्रुप का कंपटीशन है इंडिया, चाइना, ईरान के साथ में। ये टर्म्स यहाँ पर ये लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशनल फ्रेमिंग कहते हैं। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ये थोड़ा सा आपका जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के परस्पेक्टिव से एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों से पूछी जा सकती है इस टर्म के बारे में। तो सिविलाइजेशनल फ्रेमिंग है क्या? सिविलाइजेशनल फ्रेमिंग मतलब यहां पर यह होता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखना मेनली थ्रू द कल्चर, कि दुनिया भर में पॉलिटिक्स जो है वो कल्चर, रिलीजन, सिविलाइजेशनल चीजों के ऊपर में डिवाइड हो चुकी है। जबकि हम दुनिया भर के पॉलिटिक्स को किस तरीके से देख सकते हैं? इकोनॉमिक्स, इंस्टीट्यूशन या कोऑपरेशन के आधार पर देख सकते हैं। लेकिन हमने क्या चुना? कल्चर, रिलीजन, और हमारी सभ्यता अलग है, आपकी सभ्यता अलग है, वेस्टर्न कल्चर इज डिफरेंट, इधर का कल्चर अलग है। तो ऐसे यहां पर डिवीजन बढ़ता चले जा रहा है। और यहीं पर एक थ्योरी आती है जिसमें हम लोग यहां पर वर्ड यूज करते हैं, सैमुअल हंटिंगटन की थ्योरी। इस आर्टिकल के अंदर में इसी थ्योरी को यहां पर बोला गया है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये थोड़ा सा यहां पर याद रखिएगा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी। कोल्ड वॉर के बाद में दुनिया भर के जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोगों ने देखे, मतलब बात यह हो रही थी कि कोल्ड वॉर के बाद में, शीत युद्ध के बाद में जो दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन द डिफरेंट सिविलाइजेशंस, ये केवल आइडियोलॉजी के बेसिस पर नहीं होंगे। आज आप देख पाओगे आइडियोलॉजी के अलावा वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इस तरीके से जो सेक्शंस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशंस के बेसिस पे ही यहां पर आज डिवीजन होता चले जा रहा है दुनिया भर के अंदर में। वो सोच रहे हैं कि हमारी, मैंने बताया ना, हमारा कल्चर अलग है। इस तरीके से हम लोग कहते भी है कि भाई ये वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। अब वेस्ट ने ही यहाँ पर ये टर्म को ज़्यादा प्रमोट कर दिया। अब ऑथर का जो यहाँ पर मेन क्रिटिसिज्म है वो पता है क्या है? वो मेन क्रिटिसिज्म है कि भाई सुनो, वेस्ट जो है ये पावरफुल बना कैसे? क्योंकि वेस्ट पावरफुल इसलिए बना क्योंकि वो ज़्यादा ओपन था टुवर्ड्स द आइडियाज, पीपल एंड इनोवेशन। लोग माइग्रेट कर रहे थे, लोगों ने मतलब वहां पर अपने टैलेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न कंट्रीज को ओपननेस ने कैसे हेल्प किया, जरा ये सुनो। वेस्टर्न कंट्रीज ने दुनिया भर के टैलेंट्स को अट्रैक्ट किया। आज दुनिया भर के साइंटिस्ट, इवन जैसे मैंने आपको बताया कि भाई भारत के बहुत सारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड वो यहां पर पहुंचते हैं यूएसए के अंदर में या वेस्टर्न कंट्रीज में। इससे क्या हुआ? ढेर सारा इनोवेशन जनरेट हुआ, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप मिली, इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पर जनरेट होती हुई नजर आई वेस्ट की। तो वेस्ट का जो रियल स्ट्रेंथ है वो कहां पर है? ये डिवीजन में नहीं है। वेस्ट का रियल स्ट्रेंथ है रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशंस, अडेप्टेबिलिटी, इसके ऊपर में। इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज माइक्रोसॉफ्ट की हम बात कर लें, ओपन एआई की बात कर लें, एनवीडिया की हम लोग बात कर लें, ये जितने भी ग्रुप्स, तो ये जितने भी ग्रुप्स या जितनी भी कंपनीज हैं, ये कंपनी सक्सीड क्यों कर पा रही हैं? रीजन क्या है? रीजन है दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल टैलेंट, ग्लोबल कोलैबोरेशंस, ओपन रिसर्च सिस्टम। ये है यहाँ का एग्जैक्टली यहाँ कह सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस।
तो ये कंपनी सक्सीड कर पा रही है क्योंकि इंटरनेशनल टैलेंट गया है, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, दुनिया भर के साथ में कोलैबोरेशन इंक्रीज हुआ है, ओपन रिसर्च सिस्टम यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। दैट इज वाई यहाँ पर इनका एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इसी टाइम पर हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो एक नया फ्रंटियर है आज के समय पर दुनिया भर के कॉम्पिटिशन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज जो प्रोग्रेस कर रहा है, ये प्रोग्रेस यहाँ पर डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में। अलग अलग कंट्रीज़ के जो रिसर्चर्स हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक ने डेवलप कर लिया, दुनिया भर के जो रिसर्चर्स हैं वो साथ में इकट्ठे हुए हैं, ओपन कॉपरेशन हुआ है, नए नए इनोवेशन हुआ है, तब जाकर यहाँ पर ये चीज़ें डेवलप हो पाई हैं। लेकिन ये जो टर्म जो वापस से शुरू हो रही है, ये जो आइसोलेट करने की बात की जा रही है, नहीं भाई यहाँ पर ये वेस्ट अपने आप में पावरफुल है, हम यहीं तक ये चीज़ सीमित रखेंगे, किसी के साथ में ज़्यादा व्यापार को एक्सपैंड नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इवन यहाँ पर राइटर साहब एग्जाम्पल देते हैं कोविड-19 पैंडेमिक का, कि भाई पैंडेमिक के समय पर भी हम लोग अगर देखेंगे सिचुएशन, तो जो इनोवेशन है आज के समय पर वो ग्लोबली इंटरकनेक्टेड था। वैक्सीन हमने डेवलप की है, किसी अकेले ने डेवलप नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एस्ट्राजेनेका की बात हो रही है। एस्ट्राजेनेका एक यूके बेस्ड कंपनी है, तो एस्ट्राजेनेका ने पार्टनरशिप किया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में, तो जिसकी वजह से हम दुनिया भर में प्रोडक्शन सिस्टम को बिल्टअप कर पाते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन वैक्सीन को लेकर आ पाते हैं। तो ये भी यहाँ पर दिखाता है किस तरीके से कोलेब्रेशंस एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों अबाउट द इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस बाय द ऑथर। ऑथर और कौन कौन से क्लैरिफिकेशन देते हैं? ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि सुनो, हम ना इमिग्रेशन कंट्रोल के बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं है, इमिग्रेशन कंट्रोल होना चाहिए हर एक कंट्री में, क्योंकि हर एक कंट्री ऐसा नहीं है कि हाँ माइग्रेशन को अलाउ करेगा कि भाई बाहर से आते रहो हमारे देश में भरते रहो, नहीं, उसको रेगुलेट करना चाहिए लेकिन कुछ नॉर्म्स के हिसाब से। और टैलेंट को अट्रैक्ट करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टैलेंट है तो ऑब्वियस सी बात है उसको अपॉर्चुनिटी अगर अपने देश में नहीं मिली है तो दूसरे देश में अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन डेमोग्राफिक जो चैलेंजेस हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को आज धीरे धीरे करके डाउन कर रहे हैं, तो इस दौरान तो यहाँ पर ये वाली आइडियोलॉजी, आइसोलेशन वाली आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए थी। हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये केवल वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं, दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में हो रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉपुलेशन लगातार बढ़ा रही है, यानी एजिंग होती चली जा रही है, वर्कफोर्स डिक्लाइन होता चले जा रहा है, तो इमिग्रेशन वहाँ पर नेसेसरी हो सकता है ना। बिना स्किल्ड माइग्रेंट्स के अगर वहाँ पर स्किलफुल लोग नहीं जाएंगे तो फिर वहाँ की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। लोग बूढ़े हो गए हैं, बॉडी की एक कैपेबिलिटी होती है काम करने की, तो इनोवेशन डिक्लाइन होगा। इवन गवर्नमेंट के ऊपर में जो बर्डन्स हैं वो बर्डन इंक्रीज होते चले जाएंगे। फिर दोस्तों यहीं पर आता है 21st सेंचुरी का ग्लोबल चैलेंज, प्रॉब्लम्स जैसे कि हम लोग बात करते हैं एआई गवर्नेंस की, क्लाइमेट चैलेंज की, पैंडेमिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आई हैं जहाँ पर इसको सॉल्व किया जा सकता है एक साथ आकर, दुनिया भर में कॉपरेशन को मेंटेन करके, ना कि अलग अलग आइसोलेशन करके। तो इसके लिए जो सिविलाइजेशन वाली पॉलिटिक्स है ये बहुत ही रिस्की है, ये डिवीजन क्रिएट करेगा और कुछ नहीं। तो हमें ये डिवीजन क्रिएट नहीं होने देना चाहिए, ये बात आर्टिकल में मेंशन करते हैं राइटर साहब, इसलिए ये वे फॉरवर्ड देते हैं। तो इसके अलावा हम करें क्या? ओपननेस को प्रॉपरली गवर्न करें। भाई माइग्रेशन अगर प्रॉब्लम है तो रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर रेगुलेशन ज़रूरी है, बट टैलेंट को ज़रूर से अट्रैक्ट करिए। फिर उसके बाद में अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने की ज़रूरत है, ग्लोबल कॉपरेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये कल्चरल आइसोलेशन, प्लीज़ इसके ऊपर में फोकस मत करो कि भाई यहाँ पर हमारा कल्चर सुप्रीम है, हमारा सिविलाइजेशन सुप्रीम है, आपका सिविलाइजेशन इतना सुप्रीम नहीं है, हमारे अंडर में आता है, सब चीज़ें नहीं चलेगी। तो कल्चरल आइसोलेशन को अवॉइड करना ज़रूरी है अगर आपको इनोवेशन, एक कंप्लीट सोल्यूशन या इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। कभी भी रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर्स के। इसका मेन थीम क्या है? सिविलाइजेशन फ्रेमिंग क्या है? सैमुअल हंटिंगटन की जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी है, पूछा जा सकता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी किसने दी है, तो सैमुअल हंटिंगटन ने दी है। थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक है। बाकी सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या इंप्लीमेंट किया गया है वो एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए अगला आर्टिकल, अगला एडिटोरियल है, बात करता है बिल्डिंग हैजर्ड्स के बारे में। एंड इंडिया नीड टू डू मोर टू प्रिवेंट एंड फाइट फायर्स। एक्चुअली में क्या हो रहा है, आर्टिकल में देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि भाई रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में आज लगातार आग लगती नजर आ रही है। लोगों ने इतना इतना पैसा देकर रेंट पर इन बिल्डिंग्स को ले रखा है। अब होता क्या है कि भाई उन बिल्डिंग्स में ये सारे के सारे बेनिफिट्स लोगों को नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से वो आग का शिकार बन जाते हैं। ऐसे ढेर सारे केसेस यहाँ पर निकल कर आए हैं। 9 लोगों की यहाँ पर जान गई है, 15 लोग अभी रेस्क्यू करे गए हैं, इंजरीज वगैरह से गुजरे हैं। ईस्ट दिल्ली का केस है, ईस्ट दिल्ली के अंदर में शादरा नाम की जगह है, वहाँ का एक केस आपको ये देखने को मिल जाएगा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ऐसे नहीं, ऐसे मल्टीपल केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। 2025 में द्वारका का केस निकल कर आएगा। तो जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स यहाँ पर बना रखी हैं, इतने लोग वहाँ पर रह रहे हैं, भाई आज वहाँ पर आग लग रही हैं, तो हमें उसको डील कैसे करना होगा? हमारे पास में जबकि नेशनल बिल्डिंग कोड्स हमने अलग अलग नियम बना रखे हैं कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं।
तो आर्टिकल में दोस्तों यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया गया है मैं एक एक करके आपको यहाँ पर समझाता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना। तो इंडिया लगातार विटनेस कर रहा है फ्रीक्वेंट अर्बन फायर एक्सीडेंट्स। लगातार आग लग रही है शहरों के अंदर में, लोगों की जान जा रही है, इंजरीज हो रहे हैं, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आर्टिकल ने रीसेंट केसेस को बताया, एक सादरा का केस हुआ, एक पीतमपुरा का केस हुआ और एक द्वारका का केस हुआ। ये तीनों इंसिडेंट्स को देखोगे तो चीज़ें कॉमन है कि भाई आग से लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं थी, बिल्डिंग डिज़ाइन बहुत ख़राब था, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी सारे फेलियर्स हो गए और अर्बन प्लानिंग बहुत बेकार थी। जब यहाँ पर आग बुझाने के लिए फायर फाइटिंग गाड़ी जाती भी है तो बीच में अटक जाती है, रास्ते में किसी का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, बिल बोर्ड लटका हुआ है, तो उसकी वजह से गाड़ी नहीं निकल पा रही है। प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं। तो भाई ये प्लानिंग कैसे, अर्बन प्लानिंग कैसे, कोई आपदा आएगी तो क्या सोल्यूशन भी नहीं मिल सकता। तो इस वजह से जो फायर फाइटर्स हैं वो काफ़ी डिले हो जाते हैं अपनी एक स्पॉट पर पहुंचने से पहले, बहुत देरी हो जाती है, बहुत सारी रुकावटें उनके सामने आ रही होगी। अर्बन प्लानिंग उस तरीके से नहीं है, हमने कभी विचार ही नहीं किया भाई ये हादसा हो गया तो भाई यहाँ पर किस तरीके से पहुंचा जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी किसी को। तो ऐसे यहाँ पर सादरा फायर एक्सीडेंट हुआ। एक्चुअली में क्या है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग लगी, 9 लोगों की जान गई, 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया सीरियस इंजरीज के साथ में। मेजर प्रॉब्लम जब देखा गया कि भाई समस्या कहाँ थी, वो थी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, पुअर इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लानिंग। भाई बिल्डिंग में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो भाई उसको ये भी तो होना चाहिए, अगर कोई ऐसी आपदा आ भी गई, भूकंप भी आ गया मान लो, तो तुरंत भागना पड़ेगा नहीं भागना पड़ेगा। तो प्रॉपर निकलने के रूट्स होने चाहिए, बट वो प्रॉपर एस्केप रूट थे ही नहीं। सेफ इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट उस बिल्डिंग में नहीं मिला, पहली प्रॉब्लम। दूसरा, इलेक्ट्रिकली लॉक डोर्स। भाई डोर्स के अंदर में बाकी आपने इमरजेंसी एग्जिट लगा नहीं रखा और उसके बाद में जो आप डोर्स लगा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा रहे हैं जिसमें पासवर्ड वगैरह चलते हैं, बहुत सारे और भी आईडीज वगैरह चलती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक लॉक भाई, जब आग लगी पड़ी है, पूरी सिचुएशन, लोग जल रहे हैं, तो उस दौरान यहाँ पर रेसिडेंट उसको ओपन नहीं कर पाएंगे या वो ओपन नहीं हो सकता, या इलेक्ट्रॉनिक कोई फेलियर हो गया तो उस समय पर भी ओपन नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ है यहाँ पर इनएक्सेसिबल टेरेस, छत तक भी नहीं जा सकते, छत तक रास्ता यहाँ पर बंद कर रखा है, तो वो इंसान जाएगा, कुछ हुआ तो वहीं पर वो ऑब्वियस सी बात है उसकी डेथ हो जाएगी, उसका भागने का कोई ऑप्शन बनाया नहीं गया। फिर क्वेश्चन है भाई, बिल्डिंग के बाहर आप देख पाओगे जो बालकनी है उन्होंने मेटेलिक ग्रिल लगा रखे हैं। अब सेफ्टी पर्पज से लगाए होंगे, बट मेटेलिक ग्रिल के लगने की वजह से जब रेस्क्यू फायर पर्सनल पहुंचते हैं ना, तो उनको पहले कुछ समय तो उस ग्रिल को काटने में टाइम लग गया बालकनीज के ऊपर में, तब जाके यहाँ पर जो फंसे हुए लोग हैं उनको बचाया गया। तो इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन डिले हो गया। तो ये केस था दोस्तों यहाँ पे सादरा का। ऐसे ही यहाँ पर पीतमपुरा फायर इंसिडेंट की बात करेंगे तो ऐसे पीतमपुरा में देखने को मिला जहाँ पे अगेन 9 लोगों की जान गई। प्रॉब्लम्स को जब यहाँ पर देखा जाएगा कि भाई इस केस में हुआ क्या, तो अगेन फायर फाइटिंग फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है। तो बिल्डिंग्स यहाँ पर यूज हो रही हैं, बिल्डिंग में लोग भर कर यहाँ पर रह रहे हैं, अब इतने सारे लोग हैं, अब बिल्डिंग का इलेक्ट्रॉनिक जो वायर सिस्टम है वो किस तरीके से लगाया रखा है वो सब पता होना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि आप भाई एक बिल्डिंग का जो वायरिंग सिस्टम है उस पर आप इतने सारे अप्लायंसेस चला रहे हैं जितने की रिक्वायरमेंट है नहीं, जितना लोड वो तार झेल नहीं सकता उससे ज़्यादा यहाँ पे पूरे बिल्डिंग में अप्लायंसेस चलाए जा रहे हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा अप्लायंसेस चलाएंगे तो उस वायर के ऊपर में लोड पड़ेगा, वायर गर्म होगा, फायर स्पार्क्स होगा और बहुत बड़ी यहाँ पर कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन या जो आग है वो भी लग सकती है, समझ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं कि भाई फायर्स गर्मियों के समय पर क्यों इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे ओवरलोड पड़ता है, वायर्स ओवर हीट होते हैं, पिघलने लगते हैं, स्पार्क्स होते हैं, आग लग जाती है। और अगर सर्किट ब्रेकर लगा रखा है तो बहुत बढ़िया है, हर एक फ्लोर है तो सर्किट ब्रेकर होना चाहिए कि भाई अगर यहाँ पे कोई स्पार्क वगैरह हुआ भी है, कोई विस्फोट हुआ भी है, तो केवल यहाँ पर इसी एरिया तक वो सीमित रहे, वो सर्किट गिर जाएगा, ठीक है। वो करंट जो है या फिर वो कह सकते हैं कि वो जो फॉल्ट हुआ है वो फॉल्ट पूरे बिल्डिंग में नहीं फैलेगा, तो इसके लिए सर्किट ब्रेकर होना ज़रूरी है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये सर्किट ब्रेकर्स बहुत सारे बिल्डिंग्स के अंदर में अवेलेबल नहीं है, या कई बार सर्किट ब्रेकर्स ऐसे लो क्वालिटी के जो फेल कर जाते हैं और ये जो फॉल्ट होता है वायर के अंदर में वो पूरे बिल्डिंग में फैल जाता है। तो ये कोर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करा गया है। तो इंडिया फोकस कर रहा है मोर एडवांस फायर फाइटिंग टेक्नोलॉजीज पे, हम फोकस कर रहे हैं ड्रोन्स रोबोट से आग बुझाई जाए, लेकिन बेसिक फायर फाइटिंग मेजर्स को हमें थोड़ा मजबूत करना होगा। तो आज इंडियन शहरों में मेजर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते समय पर ये फायर नॉर्म्स को ये बिल्डिंग्स वाले ये कंस्ट्रक्टर वायलेट कर देते हैं, इवैक्यूएशन रूट नहीं बना रहे हैं। तो ये लेसन है कि भाई फर्दर अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ये सारी सुविधाएं लोगों के पास में होनी चाहिए। वीक एनफोर्समेंट, जो अथॉरिटीज़ हैं वो अक्सर फेल हो जाती हैं बिल्डिंग्स को रेगुलरली इंस्पेक्ट करने में, ठीक है। तो अथॉरिटीज़ यहाँ पर इंस्पेक्ट कर रही हैं या एक करप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है।
तो सेफ्टी कोड रूल्स को स्ट्रिक्टली हमें लागू करना ज़रूरी है कि भाई बिल्डिंग्स अगर यूज़ हो रही हैं, देख कुछ बिल्डिंग में रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल पर्पस दोनों चल रहा है, प्रॉपर फायर सिस्टम है नहीं तब भी वहाँ पर, तो फायर सिस्टम का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन सेफ्टी के लिए ज़्यादा है। ये डेथ को बचाएगा, डेथ होने से रोकेगा, इंजरीज को यहाँ पर प्रिवेंट करेगा, पैनिक सिचुएशंस को यहाँ पर ये प्रिवेंट करेगा। फिर बात आती है इकोनॉमिक प्रोटेक्शंस की। भाई देखो, इन आग लगने की वजह से केवल इंसानों की जान थोड़ी जा रही है, प्रॉपर्टी लॉस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है, बिजनेस डिसरप्शन है, लेकिन इसमें बड़ी चीज़ इंसान की जान है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ये मैनेज करना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन ये है, इंस्टीट्यूशंस जो हमने अलग अलग संस्थान बना रखे हैं, नियम दे रखे हैं, भाई इन सब लोगों को अलग अलग लॉज दे रखे हैं, बट लॉज यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं होते हैं टाइम पर। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की जब भी बात होती है तो प्लीज़ याद रखिएगा, एक आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। भाई ये फायर सेफ्टी गाइडलाइंस को प्रोवाइड करवाता है, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स को प्रोवाइड करवाता है। फिर आता है आपका नेशनल बिल्डिंग कोड, ये फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करवाता है, बिल्डिंग डिजाइन नॉर्म्स देता है, इवैक्यूएशन गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है। लेकिन ये गाइडलाइंस ग्राउंड लेवल पर लागू नहीं हो रही, मतलब नियम हर जगह पर हैं लेकिन लागू नहीं हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, अगेन वही सब सेम चीज़ है, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होना चाहिए फायर सेफ्टी रूल का, और बिल्डिंग्स के अंदर में प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर वायरिंग होना चाहिए, सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियंस हो, जगह जगह पे सर्किट ब्रेकर्स हो, बेटर अर्बन प्लानिंग की ज़रूरत है, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्कुल बढ़िया हो जिससे गाड़ी वगैरह पहुँच सके वहाँ पर। मैंडेटरी फायर ऑडिट्स होने जरूरी हैं, रेगुलरली बेसिस पर जो अथॉरिटीज़ उनको चेक करना ज़रूरी है कि भाई यहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर लोगों को बचाया जा सकेगा। एट द लास्ट पब्लिक अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है, सिटीजन्स को पता होना चाहिए कि मेरा कोई आपदा होगी तो बाहर निकलने के मेथड्स क्या हैं, मुझे फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना है उनको पता होना चाहिए। इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रैक्टिसेस यहाँ पर उनको करवानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर लास्ट में वही अपनी खुद की मदद करने वाले हैं, क्योंकि उन तक जो मदद पहुँचेगी वो बहुत देरी से पहुँचेगी, ये हर एक पर्टिकुलर केस की कहानी है। तो इसलिए यहाँ पर खुद की सहायता करनी उनको सीखना पड़ेगा बहुत पहले से ही, ठीक है। चलिए, अब कभी भी रिवाइज करना हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर जो भी इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में मेंशन किया गया है। नाउ एट द लास्ट फटाफट डिस्कस करते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ का जो सेक्शन मैंने आपको ऊपर दिया था। अल्जीरिया आपको मैप में देखना है। रिसेंटली अल्जीरिया चर्चाओं में आया है। चर्चाओं में रहने के पीछे का कारण क्या है अल्जीरिया का? तो भाई भारत और अल्जीरिया दोनों के बीच में पहली जॉइंट कमीशन मीटिंग की बैठक बैठी है, जहां पर दोनों कंट्रीज़ मिलकर अग्री कर रहे हैं कि हम अपने डिफेंस कॉपरेशन को मजबूत करेंगे, अपने रिलेशंस को मजबूत करेंगे, एनर्जी कॉपरेशन को मजबूत करेंगे और एंगेजमेंट को बढ़ाने के ऊपर में काम करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो अल्जीरिया है वो न्यूज़ में बना हुआ भी था, ठीक है। लोकेशन कहाँ पर है दोस्तों? अफ्रीका में प्रेजेंट है। आप देखिए, आज से कुछ दिनों पहले लीबिया चर्चाओं में था क्योंकि हाइड्रोकार्बन की डिस्कवरी हुई थी, याद होगा, ठीक है। तो ये अफ्रीका का नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है। ऊपर मेडिटेरेनियन सी हमको नजर आएगा, इधर अटलांटिक ओशन है, बट अल्जीरिया एक मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। उसके अलावा मोरक्को है, फिर उसके बाद में मॉरिशाना है, वेस्टर्न सहारा है, माली है, नाइजर है, लीबिया है, टूनिशिया है। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो अल्जीरिया के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं, ठीक है। अब यहीं पर एक मगरेब रीजन आता है। मगरेब रीजन मतलब अफ्रीका का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ये मगरेब रीजन में कौन कौन से देश हैं? हमारे अल्जीरिया के आसपास के देश, भाई अल्जीरिया से एक कंट्री टूनिशिया, लीबिया और मोरक्को बॉर्डर शेयर करता है, तो ये चार कंट्रीज मिलकर मगरेब रीजन को भी बनाती हैं, याद रखिएगा। मैरीटाइम बाउंड्री की बात करेंगे तो अल्जीरिया की बाउंड्री लगती है मेडिटेरेनियन सी के साथ में, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। मगरेब रीजन पूछ लिया जाएगा या पूछ लिया जाएगा डेजर्ट वगैरह। अच्छा, सहारा डेजर्ट आपको पता होना चाहिए, सहारा डेजर्ट का डोमिनेंस है भाई ऊपर अफ्रीका का नॉर्थ वेस्टर्न वाला रीजन, सहारा डेजर्ट वहाँ पर फैले हुए हैं। देखो, अल्जीरिया का बहुत बड़ा पोर्शन पूरा सहारा डेजर्ट में भरा हुआ है। दो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स आपको अल्जीरिया में देखने को मिलेंगे, एक है होगर माउंटेन्स और दूसरा यहाँ पर एटलस माउंटेन्स। तो एटलस माउंटेन को लेकर बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन चुका है, तो पता होना चाहिए एटलस माउंटेन्स कहाँ पर प्रेजेंट है। ये अल्जीरिया के अंदर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जोग्राफिकल फीचर हम लोगों ने डिस्कस किया, सहारा डेजर्ट का डोमिनेंस है, सहारा डेजर्ट अल्जीरिया में फैला हुआ है, एटलस माउंटेन्स अल्जीरिया में पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरी चीज़ जो है हगर मासिव, ये जो हॉगर माउंटेन्स है स्पेशली वो यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ये याद रखिएगा, अल्जीरिया के अंदर में एक वैली है जो ये जिसको यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया है, उसका नाम है एमजेब वैली। एक वैली है नदर्न सहारा रीजन के अंदर में और इसको यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया है। तो ये भारत अल्जीरिया के कोऑपरेशंस को आज बहुत ज़्यादा बढ़ाने के ऊपर में काम करता है। ये मतलब
भारत और अल्जीरिया की जो कॉपरेशंस बढ़ाने के ऊपर में हम फोकस कर रहे हैं आज के समय पर, जिस वजह से यहाँ पर ये चर्चाएं हो रही हैं कि भाई अफ्रीका का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है अल्जीरिया, तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। लीबिया का पड़ोसी देश है, लीबिया में हाइड्रोकार्बन की डिस्कवरी हुई है। अल्जीरिया के पास में भी बहुत सारे जो एनर्जी के सोर्सेस है वो मिलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अल्जीरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं दोस्तों, 2-3 चीज़ें हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज़ मगरेब रीजन हमने पढ़ा, मगरेब रीजन में वो 4 कंट्रीज़ पढ़ी। उसके अलावा सहारा डेजर्ट फैला हुआ है पूरे अल्जीरिया के अंदर में, माउंटेन में एटलस माउंटेन्स और हॉगर माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। और एक चौथी चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी है वो है एमजेब वैली। तो पूछ सकता है एमजेब वैली कहाँ पर है, तो वैसे यूनेस्को साइट के अंदर में एमजेब वैली को कवर किया गया है। ये एमजेब वैली आपको अल्जीरिया में ही देखने को मिलेगी। अब फिलहाल कभी भी रिवाइज करना हो तो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स, ठीक है। बहुत इजीली आप रिवाइज कर पाओगे जो ये सारी की सारी डिटेल दे रखी है इसके माध्यम से। बाकी कुछ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन के आंसर नहीं हटा रहा क्योंकि आज कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है नहीं, सिंपल सी चीज़ें हैं, तो फटाफट यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैज़ द सुप्रीम कोर्ट लिंक्ड विद द रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को भारत में कौन से राइट के साथ में, कौन से आर्टिकल के थ्रू यहाँ पर जोड़ा है ये बताना है। तो आंसर इज आर्टिकल 21, ये आपको पता होगा, ऊपर यहाँ पर मैंने आपको पढ़ा रखा है। फिर उसके बाद में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी किसने प्रपोज की है, ये है यहाँ पर क्वेश्चन। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी यहाँ पर प्रपोज की गई है दोस्तों सैमुअल हंटिंगटन के थ्रू, जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, जहाँ पर सिविलाइजेशंस को आइसोलेट करने की, सिविलाइजेशन सुप्रीमेसी की यहाँ पर बात आ रही है। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन है अबाउट द अल्जीरिया। अल्जीरिया को लेकर 2 स्टेटमेंट है, 2 नहीं 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, अल्जीरिया के पास में एक कोस्ट लाइन है अलोंग द मेडिटेरेनियन सी। क्या अल्जीरिया मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है? आंसर इज यस, ऊपर नॉर्थ में अल्जीरिया के मेडिटेरेनियन सी लगता है। सहारा डेजर्ट अल्जीरिया का सबसे बड़े हिस्से को कवर करता है, बिल्कुल सही बात है, ऑलमोस्ट पूरा अल्जीरिया सहारा डेजर्ट से ढका हुआ है। अल्जीरिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट के साथ में, भाई इजिप्ट के साथ में बॉर्डर नहीं लगता है, इजिप्ट बहुत दूर है, इजिप्ट से पहले यहाँ पर बीच में लीबिया टूनीशिया जैसे कंट्रीज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर पता होना चाहिए। थर्ड गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो ये था दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिली होगी सेशन के अंदर में। मुझे पता है फॉन्ट थोड़ा सा छोटा रह गया, फॉन्ट को यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे, जैसे एग्जैक्टली यहाँ पर ये वाला साइज़ जो है फ़ॉन्ट का, ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है। इतना या इससे थोड़ा सा छोटा फ़ॉन्ट होता तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होता, बट कोई बात नहीं। बाकी यार मेक श्योर करें वीडियो पे लाइक का बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर दें। एंड जितने भी लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पे जुड़े हैं, मेक श्योर करें ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली बेसिस पे ये न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको यहाँ पर मिल सके। और डेली बेसिस पे यहाँ पे हम लोग, जैसे अभी मॉर्निंग वाला करंट अफेयर का प्रीलिम्स बूस्टर का जो पीडीएफ है या वो जो वीडियो है वो भी रुका पड़ा है, 2 दिन से नहीं अपलोड हुआ है, बट कल से वो वापस अपलोड होना शुरू होगा। और आज हम लोग यहाँ पर किसी ना किसी सब्जेक्ट का कंपाइलेशन भी ज़रूर से कवर करेंगे। तो शाम तक एक और वीडियो आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ, बने रहिएगा चैनल पर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।